दोस्तों, पूरा का पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और इसके संकेत इजराइल और ईरान दोनों ने दे दिए हैं। और इसमें सबसे बड़ी पहल की है अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट करके। यही नहीं, रूस ने अमेरिका के खिलाफ जाते हुए इस्लामिक देशों को सपोर्ट करने की बात कही है। हम सभी जानते हैं कि इसी मई में ही ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके पीछे पूरी दुनिया ने इजराइल का हाथ बताया था। और उसके कुछ ही दिनों के बाद में हमास के कमांडर हानिया की भी जीवन हानि हो गई थी, जिसके पीछे तो इजराइल ने खुल्लम खुल्ला कहा था कि हाँ, हमारा ही हाथ है। और अभी हमने देखा किस प्रकार से लेबनान स्थित हिजबुल्ला आतंकवादी संगठन के सरगना नसरुल्लाह को भी पटका दिया गया है। इसके बाद में ईरान ने जो गत रात किया है, उससे पूरा का पूरा विश्व दहल गया है। हुआ ये है कि जिस प्रकार से ईरान ने पिछली बार इजराइल के ऊपर 100 से ज़्यादा लगातार मिसाइलें दागी थी, उसी प्रकार इस बार उसने तकरीबन 181 से अधिक मिसाइलें दागी हैं। एक एक मिसाइल इतनी भयानक और भयंकर होती है कि उससे पूरा का पूरा शहर मिट जाए। लेकिन इस नक्शे से आप समझ सकते हैं कि जितने पिन पॉइंट्स हैं, हम सारे काउंट नहीं कर सकते। उतने एक छोटे से देश के ऊपर ईरान ने कंटिन्यू लगातार ये बमबाजी की है। उसके बाद में नेतन्याहू ने स्पष्ट कह दिया है कि अब ये लड़ाई खुले रूप में ना केवल गाजा लेबनान बल्कि ईरान की भी हो चुकी है और अब हम इसका खात्मा करके ही दम लेंगे। ईरान की जनता को उन्होंने ये संदेश भी दिया कि हम यहाँ के आम लोगों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जितने भी आतंकवादी संगठन यहाँ पर छिपकर बैठे हैं, उनको हम एक एक करके ख़त्म करेंगे। वैसे क्या आपने इस बात पर गौर किया कि कुछ ही दिनों पहले तक जब हिंदुस्तान के सभी एक्टिविस्ट, एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस ऑल आइज ऑन रफा कर रहे थे, उसके बाद से लेकर आज तक किसी ने रफा या हमास का नाम क्यों नहीं लिया? उसके बाद में जब से हमास कमांडर हानिया की जीवन हानि हुई है, तब से हमास और गाजा पट्टी या कहें कि फ़लस्तीन ही पिक्चर से गायब हो चुका है। उसके बाद नाम आया था लेबनान का, और लेबनान के नान भी उसी के पिछवाड़े पर रखकर सेक कर उसी के मुंह में जब से ठूंसे हैं, अर्थात जब से नसरुल्लाह हुरगति को प्राप्त हुआ है, उसके बाद से उसका भी नाम नहीं आ रहा, क्योंकि लेबनान की जनता भी इसके मामले में बटी हुई है। उसके बाद तीसरा नाम आया है अब ईरान का, और इराक ने इस विषय में साफ और स्पष्ट कह दिया है कि हम इजराइल के खिलाफ नहीं जाएंगे। यानी कि सीधी सी बात है कि जब से ऑल आइज ऑन रफा हुआ है, तब से रफा का पूरा मामला दफा हो गया और वहां की जमीन समतल हो चुकी है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से 6 दिसंबर को हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था उसको समतल बना दिया था। अब उसके बाद में सारे के सारे इस्लामिक देशों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, थोड़ी सी नजर उस पर भी डाल लेते हैं। रियाद सऊदी अरब की जो राजधानी है, वहां से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी अखबार अरब न्यूज के एक लेख में पत्रकार बारिया अलामुद्दीन लिखती हैं कि हिजबुल्लाह लेबनान को सुरक्षित नहीं रख पाया, बल्कि उसने पूरे के पूरे देश को ही खतरे में डाल दिया है। बारिया ने इस पर पूरा का पूरा एक आर्टिकल लिखा है। वो आगे लिखती है कि हिजबुल्लाह गजा में बड़े पैमाने पर लोगों के मारे जाने को नहीं रोक पाया, वो सिर्फ खोखली धमकियां ही देता रह गया, और इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह के नेतृत्व को ही पूरी तरीके से साफ कर दिया। बारिया अलामुद्दीन, जो कि खुद एक मुसलमान है, वो कहती है कि ईरान सिर्फ एक कागजी शेर साबित हुआ और अयतुल्लाह ने हिजबुल्लाह और हमास को अपनी तकदीर पर छोड़ दिया। जिस तरह से कासिम सुलेमानी की मौत ने ईरान के उसके क्षेत्रीय साथियों को नियंत्रित करने की क्षमता को कमजोर कर दिया था, उसी तरह से नसरुल्लाह और उसके कमांडरों की मौत ने हिजबुल्लाह और लेबनान को राजनीतिक तौर पर बहुत कमजोर कर दिया है। यानी कि साफ सीधी सी बात है कि सऊदी अरब के जो रिपोर्टर्स हैं, वो भी खुल करके ईरान, लेबनान और हिजबुल्लाह नसरुल्लाह को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और उन्होंने कह दिया साफ साफ कि तुमने इजराइल जैसे शेर के मुंह में हाथ डालकर गलत कर दिया है। तो जो आज आप यहाँ हिंदुस्तान में जगह जगह पर नसरुल्लाह या हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने वाले सपोले देख रहे हो ना, ये सारे के सारे आतंकवादी हैं, और यही वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं को ब्रेन वॉश करते हैं और कहते हैं कि इजराइल तो मासूम और बेगुनाह लोगों को मार रहा है।
यही है वो ढाई मोर्चा और उसके चक्र में फंसने वाले आपके करोड़ों अभिमन्यु जो लगातार ब्रेन वॉश होकर के इन्हीं आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। आज की तारीख में इतने मुस्लिम हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट नहीं करते जितना कि कूल डूड और डूडनिया बन चुके आपके लड़के और लड़कियां, जिनको मैं आज के अभिमन्यु मानता हूं, जो चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, वो करते हैं। और इसी चीज से बाहर निकालने का कार्य करता है हमारा एक कोर्स ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह, जिसके ऊपर अमेजन पर अभी 35% तक छूट चल रही है। कैश ऑन डिलीवरी तथा फ्री डिलीवरी के साथ में उपलब्ध है और 9% कैश बैक तक भी वहां पर आपको मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे भाई बहन इस समय पर हिंदुस्तान में इस पूरे के पूरे आतंकवाद के सिंडिकेट को समझने का प्रयास कर रहे हैं या फिर अपनी बहन बेटियों को भी लव जिहाद से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वो ये कोर्स एक बार अवश्य ही अपने परिवार के साथ में कर लें, क्योंकि ये छूट भी केवल कुछ ही समय के लिए है। यूएई के सरकारी अंग्रेजी अखबार द नेशनल में पत्रकार रागिदा दरगम लिखती हैं कि ईरान की इच्छा सीधे इजराइल के साथ में जंग लड़ने की है ही नहीं, वो पहले से ही प्रॉक्सी वॉर पर भरोसा करता है और उन्हें प्रतिरोध की एकता बताता है। जबकि वाशिंगटन के नजरिए में अगर तेहरान हिजबुल्लाह को संघर्ष कम करने पर राजी हो सकता तो बाइडेन प्रशासन शायद इजराइल को लेबनान में अपना सैन्य अभियान रोकने पर राजी कर सकता था, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं और इजराइल भीतर घुसकर इसी प्रकार से मारता रहेगा। यानी कि सारे इस्लामिक देश इस समय पर लेबनान, ईरान या हमास के साथ में नहीं, बल्कि वो इजराइल के साथ में खड़े हैं। इवन ईरान की जनता भी इजराइल का खुलकर सपोर्ट कर रही है। यही नहीं, मैंने आपको बताया कि लेबनान की भी तकरीबन आधी जनता इस युद्ध या फिर इजराइल के ऊपर इस प्रकार के हमलों के खिलाफ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान में चिल्लाने वाले लोग जो कल तक फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन कर रहे थे, फिलिस्तीन का सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन ये अभी तक यहां क्यों बैठे हैं? लेबनान लेबनान कर रहे हैं। लेबनान में भी इजराइल की सेना अंदर घुस चुकी है और वो कह रहे हैं कि हम जमीनी कार्रवाई करके अंदर तक घुस करके मारेंगे। तब भी ये लोग यहीं बैठे हुए हैं। जरा पता करो कि आपके अब्दुल के पिछवाड़े पर एल्फिया फेविकोल तो नहीं लग गया कि वो अपनी कुर्सी से उठ ना पा रहा हो। नहीं तो उसके जोश और खरोश को देखकर तो यही लगता है कि वो अभी निकलेगा और सीधे जाकर के लेबनान में इजराइल की सेना को मारते हुए संपूर्ण इजराइल पर कब्जा करके फलस्तीन को सौंप कर लौट आएगा। सऊदी, यूएई, कतर, यहां तक कि पूरे के पूरे गल्फ कंट्रीज का यही हाल है कि वो ईरान के साथ में नहीं खड़े हैं। मिस्र ने तो पहले ही इस पर स्पष्ट कह दिया था कि हम यहां पर लोगों को नहीं आने देंगे। इस्लामिक देशों ने अपने बॉर्डर्स को पूरी तरीके से मजबूत दीवारों से कवर करना शुरू कर दिया है। कुछ एक पिक्चर्स आप देख सकते हैं, ताकि वहां पर मारे जाने वाले मुसलमान भागकर इन दूसरे इस्लामिक देशों में ना घुस जाएं। यह है इनका भाईचारा। और इसी पर मैंने एक चैप्टर लिखा था, मुसलमानों में आपसी कैंसल कल्चर, और ये बताता है कि किस प्रकार से 56 के 56 देश एक दूसरे को समाप्त करने के लिए तुले पड़े हैं। बस वो हमें हिंदुस्तान से दिखाई नहीं देता। हमें लगता है कि सारे 56 देश एक ही हैं, क्योंकि अब्दुल रात दिन हमारे बच्चों को उसी प्रकार से ब्रेन वॉश करता रहता है। तो मित्रों, आपको क्या लगता है कि क्या तृतीय विश्व युद्ध होकर रहेगा और इसमें भारत की भूमिका किस देश की तरफ रहेगी? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चाहे वो चाबहार पोर्ट का मामला हो या फिर ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद में हमारे हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के झंडे आधे जो झुकवा दिए थे और एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी रखा था, उन मुद्दों को देखते हुए ये नहीं लगता कि हिंदुस्तान इजराइल की तरफ खुलकर खेलने के लिए जाएगा। तो जितने भी आप में से इस प्रकार की क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं वो हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर हमें वो पॉइंट अच्छे लगे तो हम अगला वीडियो इस पर भी बनाएंगे कि तृतीय विश्व युद्ध में भारत असमंजस में होगा या क्लियर किसी देश की तरफ से खड़ा होकर लड़ पाने की स्थिति में होगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और हमारा ये जो कोर्स है ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह, अभी इस पर 35% की छूट, फ्री डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, 9% तक कैश बैक मिल रहा है। और जब आप कोई पुस्तक खरीदते हैं तो उसका एक अंश हम गुरुकुलों को भी डोनेट
करते हैं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।